हेलो प्यारे बच्चों। सो होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी को पता है कि सॉरी हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है और रेस्पिरेशन में हम कुछ क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक जो है हम इंट्रोडक्शन के अंदर में डेफिनेशन पार्ट कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन के अलावा हमने इक्वेशंस उसमें देख लिए हैं। इक्वेशन दोनों जनरल और स्पेसिफिक इक्वेशन अभी तक हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें देखने की। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में उस प्रोसेस को कौन कौन से स्टेप्स से होकर के एक तरह से पास होना होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So steps involved in respiration। ठीक है, सो रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होती हैं उनको एक एक करके देखने की कोशिश हम करते हैं। सो बेसिकली जो कल हमने एक स्पेसिफिक इक्वेशन समझी है, ठीक है, उसी इक्वेशन को हम स्टेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था, सबसे पहली चीज़ जो है, जो फूड है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंजेस्ट होगा, देन डाइजेशन और एजिमुलेशन के बाद बेसिकली जो फूड जो है वो सेल तक पहुंच रहा होगा। सो फूड सबसे पहले, और फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ब्रीदिंग। ठीक है, सो मतलब क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड ब्रीदिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस विल बी आर first step for the respiration. Second step will be the glycolysis of food molecule, that is glucose in cytoplasm to convert it into pyruvate or pyruvic एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड में एक तरह से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या होगी, पायरुवेट जो है क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट in the presence of
in the presence of oxygen or absence of it will give us energy and byproducts like carbon dioxide, water और इथेनॉल। ठीक है, ये चीजें देगा। सो थर्ड स्टेप, fourth step will be फोर्थ स्टेप में क्या होगा, स्टोरेज, बिफोर दैट the excretion of carbon dioxide and reuse of water. Fifth, the storage of energy or utilization of it। ठीक है, सो यूटिलाइजेशन ऑफ इट एंड सो दीज आर द 5 स्टेप्स। आई थिंक दीज आर सफिशिएंट इनफ। ठीक है, सो ये 5 स्टेप हो जाएंगी किसके लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये एनर्जी जो है स्टोर हो रही है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये स्टोर बेसिकली होगी कैसे। ठीक है, इसी चीज को हम जरा देखते हैं। ठीक है, सो स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हम देखते हैं। स्टोरेज ऑफ एनर्जी में बेसिकली क्या होगा, कैसे होगा, जैसे आप सभी को पता चल गया है कि फूड जो है सबसे पहले कहाँ पे आ रहा था। फूड जो है पहुंच चुका है सेल के अंदर। सो फूड मॉलिक्यूल, ग्लूकोज। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल जो है इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। सो ऑक्सीजन भी इसमें पहुंच चुकी थी। ठीक है, और फाइनली जो है क्या हो गई थी, एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई थी। तो ये एनर्जी क्या करती है कि इसमें पहले से अवेलेबल फॉस्फेट प्लस एडीपी। ठीक है, एडीपी प्लस फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या चीज है, इनको हम देखते हैं। फॉस्फेट या फिर इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कई बार हम बोलते हैं। सो एडीपी क्या है, एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि ये पहले से ही जो है सेल के अंदर है। ये है क्या बेसिकली, सो a low energy substance with 2 phosphate ग्रुप्स। ठीक है, और ये क्या है आपका, सो ये है आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन, ये किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है? सो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सो एनर्जी जो है जो रिलीज हुई है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के जो है जो प्रोडक्ट हमें देती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी। सो एटीपी जो है यहाँ पर इसके अंदर बन जाता है और इसी के अंदर क्या हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो बेसिकली एटीपी क्या हो गया? एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए हाई एनर्जी सब्सटेंस विद 3 phosphate ग्रुप्स, ठीक है। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही हम किस नाम से जानते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी ही है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल रिलीज द एनर्जी एंड द एनर्जी along with ADP plus phosphate will convert into the ATP। और ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए हाई एनर्जी सब्सटेंस विद 3 phosphate ग्रुप्स। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या हो गई है? एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। सो एनर्जी क्या हो गई है? स्टोर। इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इक्वेशन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। So ADP plus inorganic phosphate, right, with the help of energy released in respiration will give us ATP, adenosine triphosphate plus that's enough। So ATP जो है ये आपको दे देगी और यही ATP जो है क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। एटीपी जो है एनर्जी के फॉर्म में या कह सकते हैं जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी जब जो है यूटिलाइज नहीं हो रही होगी। अब मान लीजिए कि बॉडी को जो है फूड नहीं मिला है या उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, उस केस में हमारी बॉडी को उस एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस वक्त एटीपी का क्या रोल होगा? सो एटीपी क्या करेगा? एटीपी in presence of or in water dissolve and break itself into again ADP plus phosphate। ADP और phosphate में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो बॉडी जो है यूज कर सकती है। सो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही थी, जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई थी, और ये स्टोर एनर्जी जो है जब ज़रूरत पड़ रही है तब जो है वही एक मिनट, ये ADP नहीं होगा, ये क्या होगा? ATP। सो ATP इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और डिजॉल्व इन द वाटर टू गिव यू द ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। और इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है ना। एंड इन दिस वे द सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी और द सेल इज इंश्योर्ड। So the continuous supply of energy is ensured, ठीक है। सो इस तरह से एनर्जी का स्टोर हो सकता है और साथ ही साथ जो है जब ज़रूरत पड़ती है तब उसका यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं
कि इसका यूटिलाइजेशन जो है किस किस चीज़ में हो सकता है। वैसे तो बॉडी की जो है ज़्यादातर सभी एक्टिविटीज़ में होता है, बट थोड़ी जो है सिंप्लिसिटी के पर्पज से हम देख लेते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन में क्या हो किस पे हो सकता है, सेल फंक्शंस। सेल फंक्शंस में आप देखेंगे मसल मूवमेंट, ठीक है, पल्स जनरेशन, उसके अलावा आप देखेंगे कि जनरेशन ऑफ नर्व्स और नर्व इम्पल्स, ठीक है, एंड वेरियस अदर बॉडी फंक्शंस, एंड वेरियस अदर बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो बहुत और भी काफ़ी सारे यूज हो सकते हैं, बट ये आपको कुछ जो है नोट कर लेना है, ठीक है। सो ये था हमारा स्टोरेज और एक तरह से यूटिलाइजेशन, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो है जो रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको साथ के साथ कवर करते जाएं, कॉपी में नोट्स इसको मेंटेन करें, ठीक है। जिस दिन मैं आपसे बोलूँगा उस दिन आप जो है अपनी कॉपीज़ जो है पोस्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।